नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान की राजनीति आगे बढ़ रही है दिल्ली तक। आज हरीश चौधरी बायतू से जो विधायक हैं पंजाब के प्रभारी, लेकिन इस वक्त राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं। वहीं राजनाथ सिंह कल जयपुर आ रहे हैं, जोधपुर आ रहे हैं। यहाँ पर एक के बाद एक सभाएं हो रही हैं। अमित शाह की रैली की तैयारियां चल रही हैं और उधर मुख्यमंत्री एक के बाद एक जिलों की सैर पर है। यानी कि पूरा चुनावी मूड में राजस्थान उतर चुका है। जो चुनावी मोड यानी कि जो माध्यम बनाया जा रहा है वो है बूथ कार्यकर्ता, और मूड जो बनाने का काम कर रहे हैं वो है हमारे राजनेता, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत तक। दोनों राजस्थान की इस जंग को जीतने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। इस कोशिश में किसको कितनी सफलता मिलेगी ये निर्भर करेगा बूथ के कार्यकर्ताओं पर। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूरे बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वहीं अशोक गहलोत भी कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ कहा, बूथ कार्यकर्ता की अहमियत बताई, बहुत भावनात्मक संदेश देने की कोशिश की। भोपाल से बूथ कार्यकर्ता अब राजस्थान पहुंचेंगे। 7 दिन तक हर जिले में ट्रेनिंग दी जाएगी। इस ट्रेनिंग से हर बूथ पर जो सफलता हासिल करने की कोशिश है, उसमें बीजेपी कितनी कामयाब होगी। इससे पहले प्रमुख नेताओं को भी पन्ना प्रमुख बनाया गया। वसुंधरा राजे से लेकर प्रदेश के अध्यक्ष तक सभी पन्ना प्रमुख हैं और इसको खुद जो प्रभारी है राजस्थान के वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ बूथ मैनेजमेंट चुनावी जीत के लिए, वहीं दूसरी तरफ आम जनता राहत के लिए। उसे कितनी राहत वाकई में मिल पा रही है, उसे कितनी राहत अशोक गहलोत के महंगाई राहत कैंप दे रहे हैं, और कितना नरेंद्र मोदी की सरकार की एक के बाद एक लोक कल्याणकारी योजनाएं उसमें सफल हो रही है। ये दोहरा सवाल है जिस पर आज हम विस्तार से हमारे खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। एक बहुत अच्छा पैनल हमारे साथ है। प्रतिष्ठा यादव प्रवक्ता कांग्रेस, सुरेश गर्ग बीजेपी से, श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, प्रताप राव वरिष्ठ पत्रकार, और साथ ही हमारे साथ उपेन यादव हैं जो कि राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ से जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि बूथ मैनेजमेंट की जब बात होती है तो हर बूथ पर जो कार्यकर्ता है, हर बूथ पर जो नागरिक है, कार्यकर्ता बंटे हुए हैं पार्टी में, लेकिन नागरिक जो है वो तो उस राज्य और उस प्रदेश और देश को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो जब नागरिक के रूप में बात करते हैं तो चर्चा होती है, सवाल उठते हैं कि उस नागरिक को क्या मिल रहा है उस राज्य में, राज्य सरकार से और देश देश की सरकार से। और जब वो बूथ कार्यकर्ता के रूप में बंट जाता है तो सवाल ये उठता है कि उसे उस पार्टी से क्या मिल रहा है। तो पार्टी से जो मिल रहा है पहले उस पर चर्चा करेंगे, और फिर राज्य के नागरिक के रूप में उसे जो मिलना चाहिए वो मिल रहा है या नहीं, उस पर विस्तार से हमारे खास मेहमानों के साथ आज अगले 1 घंटे न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। तो मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगी सुरेश गर्ग जी, क्योंकि बहुत ही बड़ी संख्या में देश के किसी भी प्रधानमंत्री ने इतने बड़े स्तर पर, इतने बड़े लार्ज स्केल पर कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करने का जो ये प्रयास किया है, कैसा अनुभव रहा कार्यकर्ताओं का? क्या प्रधानमंत्री के संदेश के बाद कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा देख पा रहे हैं आप? देखिए मीना जी, आज भोपाल के प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान की शुरुआत की है। 543 लोकसभा के 10 लाख से ज्यादा बूथ कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया है और लगभग 3000 बूथ कार्यकर्ता भोपाल के अंदर मौजूद थे। 100 से ज्यादा राजस्थान के विस्तारक उसके अंदर मौजूद थे। तो उनका एक ही सीधा संदेश है कि हमारा बूथ जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक हम चुनाव में जीत पाएंगे। तो मेरा बूथ सबसे मजबूत, उसका आह्वान करते हुए उन्होंने जो हिंदुस्तान की जो परिस्थिति है उसके बारे में उसके अंदर बताया है कि जिस तरह से आज दूसरी जो पार्टियां हैं वो परिवारवाद में सीमित है, केवल अपने परिवार को बढ़ाने में सीमित है, लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी जो कि उसके लिए देश प्रथम है, इसके बाद में पार्टी है, उसके बाद में परिवार आता है। तो वो चीज समझाइए। एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताया गया है कि आज सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। तो उसके लिए बताया कि उसमें जो विपक्ष की पार्टियां हैं, जो दूसरी पार्टियां, उनको उसमें तकलीफ क्या है। अगर मान लो एक परिवार के अंदर अलग अलग सदस्यों के लिए अलग अलग कानून होता है तो वो अच्छा नहीं है।
एक परिवार के अंदर हर सदस्य का एक ही कानून होना चाहिए, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए बताया। दूसरा उन्होंने ये बताया कि जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहां पे जो आज पेट्रोल के डीजल के जो भाव है वो सबसे ज्यादा है। जब जब केंद्र ने वेट कम, केंद्र ने जब एक्साइज ड्यूटी कम की थी, तो भारतीय जनता पार्टी की जितनी सरकारें थी उन्होंने तो अपना वेट कम किया, लेकिन जहां पे कांग्रेस शासित या दूसरी पार्टी की जो सरकारें थी उन्होंने कभी भी उसमें वेट में कम नहीं किया। आज 100 रुपए से ज्यादा अगर पेट्रोल है तो वो भारतीय जनता पार्टी के अलावा दूसरी जो राज्य की सरकारें हैं वहां पे है। दूसरा उन्होंने महंगाई के बारे में बताया है कि भाई आज हम महंगाई को किस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं। आज पाकिस्तान और श्रीलंका की जो हालत है उसमें आज भारत बहुत सुरक्षित है। आज पाकिस्तान के अंदर 38% महंगाई दर है, श्रीलंका में 25% है। अन्य देशों की बात करते हैं तो उसके कंपैरिजन में आज हिंदुस्तान की महंगाई दर है 4.7%। तो ये सब चीजें उन्होंने बताई है और सब कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कार्यकर्ता बड़े उत्साहित थे कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमको संबोधित किया है और वो एक संकल्प लेके जाएंगे कि हम राजस्थान में 2023 का चुनाव और 2024 में लोकसभा का चुनाव है वो अच्छे बहुमत से जीत के आएंगे। जी, तो भोपाल से जो कार्यकर्ता आएंगे वो राजस्थान के सभी बीजेपी के बूथ मैनेजमेंट रखने वाली टीम को समझाएंगे मेरा बूथ सबसे मजबूत। प्रधानमंत्री ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है राजस्थान की तैयारी के लिए। प्रतिष्ठा यादव मुख्यमंत्री भी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, लेकिन आपके यहाँ का बूथ मैनेजमेंट कैसा है, कैसा चल रहा है, क्या तैयारियां हैं बूथ मैनेजमेंट को लेकर? मेरा बूथ सबसे मजबूत कैसे होगा? जी मीना जी, हमारे यहाँ बूथ मैनेजमेंट ज्यादा अभी सरकार पूर्ण रूप से महंगाई राहत कैंप के ऊपर पूरा फोकस किया हुआ है। आम आदमी को किस तरह से रिलीफ हो, इस पर हमारा जो काम है वो सबसे ज्यादा हो रहा है। और वो आप भी देख रहे हैं और पूरा देश देख रहा है, ना केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश के अंदर राजस्थान मॉडल की चर्चाएं हैं कि किस तरह से इस जो केंद्र सरकार द्वारा अनियंत्रित जो महंगाई दरें हैं उनको किस तरह से राजस्थान सरकार नियंत्रण में करने की कोशिश कर रही है। इस पर हमारी पार्टी का फोकस ज्यादा है, हमारी यहाँ पर सरकार है और पूरा सरकार का जो फोकस है अभी महंगाई राहत कैंपों में लगा हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिलीफ मिले और हर क्षेत्र के अंदर, चीज के अंदर राजस्थान की जनता की सेवा हो। इसी उद्देश्य को लेकर हमारी सरकार काम कर रही है। तो आपकी सरकार का प्राथमिकता या कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता बूथ मैनेजमेंट अभी नहीं है आपके हिसाब से? मीना जी मैं जवाब दूंगी। देखिए, पार्टी कोई भी पार्टी हो वो अपने जो संगठन है उसको मजबूत करने के लिए काम करती है और वो निश्चित रूप से वो पार्टी का एक इंटरनल पार्ट होता है कि हम उस पर काम करें। लेकिन उसके साथ साथ ही केवल चुनावी मोड में रहना और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए काम करते रहना कि किस तरह से चुनाव जीते, इससे ज्यादा फोकस हमारा इस पर ही है कि किस तरह से राजस्थान की जनता की सेवा की जाए, किस तरह से जो केंद्र के द्वारा नियंत्रित जो महंगाई दरें हैं उनको किस तरह से आम पब्लिक को उससे राहत है, इस पर हमारा काम हो रहा है। आपकी बात का सम्मान करते हुए कि आपकी सरकार की प्राथमिकता लोगों को महंगाई से राहत दिलाना है, ना कि बूथ पर वोटर को फिक्स करना। अभी आप वोटर को फिक्स करने के मूड में नहीं है। तो जो राहत देने का प्रयास है, उपेंद्र यादव, राहत देने के प्रयास में, क्योंकि आप राजस्थान बेरोजगार महासंघ चलाते हैं, एकीकृत महासंघ, आपको लगता है कि बेरोजगारों को लेकर सरकार की मंशा और यहाँ पर जो प्रतिष्ठा जी बता रही हैं उसमें सरकार सफल हो पा रही है? देखो, सबसे बड़ा सवाल यह घोषणा की गई थी 16 फरवरी को 1 लाख नई भर्तियां निकालने। मैं प्रतिष्ठा जी को पूछ रहा हूँ, 1 लाख भर्ती की घोषणा कर दी, 1 लाख में एक जारी हो पाई है। महीने बचे आचार संहिता लगने में, कब उनकी व्यक्तियां जारी होंगी, कब कुछ लोगों का उनका कैलेंडर मिलेगा? तो सबसे पहले राज्य सरकार को महंगाई राहत कैंप के अलावा जो यूथ का सबसे बड़ा रोल रहेगा, मैं आप सबको कह रहा हूँ, इस बार जीत चाबी युवाओं के पास रहेगी और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण युवाओं का हो। तो इसलिए सरकार को राहत कैंप के अलावा युवाओं के रोजगार पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। आपने पदों की वर्गीकरण जो प्रक्रिया अध्यापक उपेंद्र जी आप अपना ऑडियो थोड़ा ठीक करिए ताकि सब लोग सुन पाए। मुझे लगता है आपका ऑडियो आवाज कम आ रही है, आपकी जो हमारे बाकी पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं उन तक भी
और जनता तक भी। तो थोड़ा सा अपना ऑडियो को ठीक करिए, तब तक मैं वापस आती हूँ। अभी श्याम सुंदर शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े। श्याम जी, कांग्रेस बूथ मैनेजमेंट पर ध्यान नहीं दे रही है। बूथ मैनेजमेंट पूरी तरह से बीजेपी का फोकस है। बीजेपी हर बूथ के कार्यकर्ता को एक्टिव करना चाहती है। पन्ना प्रमुख की जो उनकी योजना है, हर बूथ पर पन्ना प्रमुख जिस तरह से काम करते हैं, एक एक लिस्ट बनाते हैं, साल भर में लगातार उनके पास जाते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। आपको लगता है कि ये जो प्रधानमंत्री की जो कोशिश है और जो उनका वोट मैनेजमेंट है, इलेक्शन एक मैनेजमेंट बना दिया है पूरी तरह से बीजेपी के इन दो लोगों ने, और साबित भी किया है, सिर्फ बनाया ही नहीं बल्कि साबित भी किया है। पिछली बार तो प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट था, प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पिछले टेन्योर में उन्होंने, आखिरी महीने में, और उस समय उन्होंने कहा था कि हम चुनाव कैसे जीतते हैं इस पर रिसर्च होनी चाहिए, स्टडी होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने सच में इलेक्शन को एक मैनेजमेंट बना दिया है। तो इस इलेक्शन मैनेजमेंट में बूथ जो है, मेरा बूथ सबसे मजबूत, कितनी मदद करेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, बीजेपी की? देखिए मीना जी, प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा से लौटकर आए हैं। इससे पहले 9 साल पूरे करने के लिए पूरे नेताओं ने पूरे देश में उनकी जय जयकार करी, उनके कार्यक्रम को प्रबुद्ध जनों तक पहुंचाने का प्रयास किया। और आज प्रधानमंत्री जी ने भोपाल में जाकर के, जहां पर विधानसभा के चुनाव है, वहां से पूरे देश में संदेश देने का काम भी किया। उन्होंने, देखिए वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी मौजूद थे और पार्टी के पदाधिकारी भी थे। आज तो उन्होंने वंदे भारत यात्रा जो रेल है नई, वो भी कई जगह शुरू करने का वो किया। और देखिए उन्होंने सीधे सीधे तौर पर सीधे प्रहार भी किया, विपक्ष के ऊपर प्रहार किया कि जो पटना में एक साथ लोग इकट्ठे हुए थे, उनसे देखिए, उनसे आप डरने की जरूरत नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं। आपको निश्चित तौर पर जरूरत है उनके ऊपर दया भाव रखने की। उनको गुस्सा मत कीजिए, उनके प्रति गुस्सा मत कीजिए, दया भाव रखिएगा। और 20 लाख करोड़ का घोटाला उन्होंने सबका गिना दिया, लालू प्रसाद का अलग गिनाया और कांग्रेस का अलग गिना दिया। सबका गिनाते हुए कहा कि कार्यकर्ता को आप जब फील्ड में जाओ, बूथ पर जाओ, तो अपने लोगों को बताओ कि किस तरह के लोग हैं। और उन्होंने कहा कि हमारा तुष्टिकरण में विश्वास नहीं है, हमारा तो संतुष्टिकरण में विश्वास है। वो संतुष्टि कैसे देंगे? तो उन्होंने बताया कि देखिएगा कि अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि एक कानून सबके लिए लागू होना चाहिए तो होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि मुस्लिम को गुमराह करते हैं विकास की दृष्टि से, जैसे कि उन्होंने कहा कि मुस्लिम में भी अलग अलग जाति के, जो छोटी जाति के लोग हैं, उनको कुछ भी नहीं मिल पा रहा, वो पिछड़ रहे, हम उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो देखिएगा आज जो कह रहे थे कि मुस्लिम का वोट चाहिए, बिना मुस्लिम के वोट की जीता नहीं जा सकता, इसलिए वो आज यहाँ से संदेश देने का काम किया कि मैं विदेश में भी जाके आया और वहां कहा मुस्लिमों को हम देते हैं महत्व, तो हम कैसी शिक्षा में देंगे, उनको देंगे, वो सारी बातें कह करके। अब देखिए गुजरात की महिला से उन्होंने क्वेश्चन उठवाया, गुजरात की महिला ने, वो बाकायदा गुजरात भी था उसमें, देखिएगा यूपी के कार्यकर्ता से उठवाया, उसके अलावा आप छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता से उठवाया। बाकायदा स्पेसिफिक क्वेश्चन वही पूछे गए जो पहले से तय होते हैं, निश्चित रूप से ये कहा नहीं जा सकता कि जिस तरह से। और उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह से कार्यकर्ताओं को मजबूती के साथ कहा जाए कि आपने देखिए कि सस्ती औषधियां देने का काम किया, तो उन्होंने कहा कि हमने पीएम औषधि केंद्र जो खोले हैं उसका भी कीजिएगा। कि उन्होंने अलग अलग जगह कहा कि 20,000 करोड़ यहाँ फायदा दे दिया, और एलईडी बल्ब लगा करके हमने वहां 20,000 करोड़ का फायदा दे दिया। तो बहुत सारी जगह उन्होंने जो जो करने का काम किया, और उन्होंने कहा कि ऋण देते ही नहीं है वो तो, और हमने किसानों को बाकायदा के प्रधानमंत्री जिस तरह से निधि वाले सम्मान निधि दे करके हमने किसान को बहुत बड़ा फायदा देने का काम किया। तो उन्होंने कहा कि इस बार हम किसी के नाम से चुनाव नहीं लड़ेंगे, नरेंद्र मोदी के नाम से चुनाव लड़ा जाएगा ना, और किसी नेता के, हम तो कमल के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, कमल को सीने पे लगाएंगे और कहेंगे कमल को वोट जिताओ। और प्रधानमंत्री जी देखिए जिस तरह से आरएसएस कह रही है कि हिंदुत्व और किसी नेता के नाम से चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, तो उन्होंने आज बदल दिया अपना रुख और कह दिया कि कमल को जिताना है, कमल को सिरदे पे लगा करके लोगों तक पहुंचाना है, कहना है कि कमल आपको समस्या का समाधान करेगा। तो देखिए प्रधानमंत्री जिस तरह से इवेंट मैनेजमेंट में माहिर हैं, 2014 से स्टार्ट किया, 2000 उसके बाद उन्होंने 19 भी जीता, वो 2024 की तैयारी कर रहे हैं, 23 में तो
कुछ राज्यों के चुनाव है, राज्यों को इतना लेते नहीं, लेकिन हाँ राजस्थान फोकस है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वो राज्य है जहां पर की कांग्रेस का वर्चस्व है। और एक जगह तो देखिएगा सरकार को छीनने का काम मध्य प्रदेश में किया, तो ये बात सही कि जिस प्रकार की स्थिति है प्रधानमंत्री, लेकिन मुझे यहाँ आश्चर्य होता है कि संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोने नजर आ रहे थे आज प्रधानमंत्री के सामने। आज हम जी संगठन को इतना महत्व नहीं दे पाए। ये सब काम संगठन के अध्यक्ष के माध्यम से कहलाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण हो गए, संगठन गौण हो गया। इसलिए जेपी नड्डा पीछे पीछे जय जयकार कर रहे थे प्रधानमंत्री जी की, जो पहले ऐसा नहीं होता था। पहले मैंने देखा था प्रदेश अध्यक्ष को राष्ट्रीय अध्यक्ष को महत्व मिलता था, इस बार महत्व क्यों नहीं मिल पा रहा? इसलिए जी प्रधानमंत्री जी का तो वो वर्चस्व है। 2014 से ही हो गया था श्याम सुंदर शर्मा जी, वो तो हम नहीं देखिए 2014 से ही देख रहे हैं, लगातार देख दो रहे हैं। लेकिन 2014 में राजनाथ सिंह की स्थिति मजबूत थी, राजनाथ सिंह इतनी कमजोर स्थिति के नहीं थे। अभी भी राजनाथ सिंह को ऑफर किया गया था आप बन जाओ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, फिर मेरी चलेगी, दो की नहीं चलेगी। तो इसलिए राजनाथ सिंह को अभी तक बनाए जाने की तैयारी, आरएसएस चाहता है कि राजनाथ सिंह वापस से राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभाले, लेकिन ये संभव नहीं है। देखिए कमजोर प्रदेश अध्यक्ष हो चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, उसकी कमजोर, जैसे अब खड़गे साहब भी वही है कि राहुल गांधी कहते हैं वही होता है, खड़गे साहब पीछे पीछे चलते हैं, वही स्थिति इनकी है। बीजेपी के देखिए प्रधानमंत्री जी आगे आगे, प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष पीछे पीछे, तो ये क्या है? इसलिए फिर भी ठीक है, क्योंकि देश में आज मोदी जी का जलवा है तो है, 2 बार मोदी रैली जी है का हिंदुस्तान। जलवा लेकिन कम होता दिख रहा है। ये तो ग्राउंड जब भी पे तो बात हो रही थी, लेकिन मोदी जी ने भी क्या इस बात को महसूस कर लिया है? और एक अच्छा लीडर तो वही होता है जो ग्राउंड की रियलिटी को खुद तक समझे और उस पर फिर अमल करे। आज जो उनका संदेश है कहीं ना कहीं स्पष्ट है कि उन्होंने इस बात को महसूस सिर्फ नहीं किया, बल्कि उसे कैसे अब जनता तक बदलना भी है। अगर मोदी का करिश्मा कम हो रहा है तो कमल के फूल के नाम पर वोट लेना है, ये अगर नरेंद्र मोदी को समझ में आ गया है, और अगर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को, पन्ना प्रमुखों को, बूथ बूथ पे जो उनके जो वर्कर हैं उनको समझाने में भी कामयाबी हासिल कर ली, तो निश्चित रूप से प्रताप राव जी ये बीजेपी के पक्ष में जाएगा। मीना जी, पहली बात तो आज जिस बूथ मैनेजमेंट की चर्चा हो रही है उसमें मैं कुछ बताना चाहूंगा, क्योंकि हमें ये समझने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी जो देश में बाकी जो राजनीतिक दल है उनसे एक अलग है। उसका बहुत बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जब शुरू हुई तो उसमें से प्रमुख कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निकले। तो संघ की कार्य पद्धति, संघ का जो काम करने का तौर तरीका है वो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को प्रभावित करता है। इसमें मैं एक थोड़ी सी अलग बात बताना चाहता हूँ कि संघ कैसे काम करता है, तो ये बूथ मैनेजमेंट समझ में आएगा कि संघ की शाखाएं होती हैं। हम सब जानते हैं कि हर मोहल्ले में शाखा होती है, वो शाखा गटों में बटी होती है, यानी कि अलग अलग एरिया में बटी होती है, और उसको गठनायक कहते हैं। वो जो गठनायक है वो संपर्क, संबंध, सेवा से साथी तैयार करते हैं और वहां वो काम होता है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने वो जो संघ की पद्धति है, वो जो संघ का तौर तरीका है अपने संगठन को फैलाने का, लोगों को अपने संगठन से जोड़ने का और लोगों को शाखा तक लाने का, वही तरीका उन्होंने बूथ मैनेजमेंट में अपनाया। उनके बूथ जो कार्यकर्ता हैं, बूथ प्रमुख हैं, वो ऐसे ही हैं, उनकी एक एक जिम्मेदारी है। देखिए यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, जो कि एक दो वक्ताओं ने कहा भी कि ये बूथ मैनेजमेंट केवल अब चुनाव तक रुक गया है भारतीय जनता पार्टी में। देखिए ये बूथ मैनेजमेंट अगर चुनाव तक रुक गया है तो इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम अगर मान लो कोई बूथ प्रमुख है, वो चुनाव के वक्त जाके अपने इलाके के लोगों को कहता है चलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला, उसकी कोई बात नहीं मानने वाला। जब तक बूथ का प्रमुख कार्यकर्ता और उसकी टोली घर घर संपर्क नहीं करे, वहां के दुख दर्द में शामिल नहीं हो, वहां की समस्याओं के साथ तालमेल नहीं बैठाए, वहां के लोगों के लिए आवाज नहीं उठाए, तब तक उस बूथ प्रमुख का कोई मतलब नहीं है, उस बूथ मैनेजमेंट का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि बूथ का जो मतदाता है तभी पार्टी से जुड़ेगा या व्यक्ति से जुड़ेगा जब वो उनके काम आएगा। तो इसलिए प्रधानमंत्री जो आज जो उठाई वो बात ये है, उनका कहने का मतलब मुझे जो लगता है वो यही है कि देखिए बूथ प्रमुख, पन्ना प्रमुख और तमाम प्रमुख, इधर प्रमुख उधर प्रमुख, सब प्रमुख तो हो गए हैं, लेकिन क्या ये प्रमुख जनता के दिलों के बीच में जा रहे हैं, जनता के साथ संवाद कर रहे हैं, जनता के कामकाज कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, जनता को पार्टी से जोड़ रहे हैं?
जनता के हित में आवाज उठा रहे हैं, जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जनता के लिए सड़क में दिखाई दे रहे हैं, तो तब जाके ये बूथ मैनेजमेंट मजबूत होता है। कुल मिलाकर आज मुझे जो लगता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी खुद एक संघर्ष की राह से चलते हुए यहाँ आए हैं, तो उन्हें पता है कि जो भारतीय जनता पार्टी बड़ी है वो इसी तरीके से बड़ी है, क्योंकि जनता का उससे लगातार कनेक्ट इसी कारण से रहा कि वो जनता के लिए लड़ती रही, जनता के लिए संघर्ष करती रही, तो जनता उसके साथ जुड़ती गई। तो आज यदि केवल बूथ प्रमुख अपने बिल्ला लेकर और नेताओं के चक्कर लगाने, चापलूसी करने और गाड़ियों में घूमने में अगर समय लगाता है, तो वो बूथ मैनेजमेंट फेल है। क्योंकि नरेंद्र मोदी को आज क्यों कहना पड़ा, तो मुझे पता है कि शायद ये लगता है कि ये बड़े नेताओं तक खबर पहुंची है, हमने ये प्रमुख तो बना दिए, लेकिन धरातल पे ये प्रमुख जो है वो जनता से उस तरह से सारे नहीं जुड़ पा रहे हैं। काफी हद में जुड़े हैं, लेकिन कई काफी बड़ी संख्या में ऐसी भी है जो केवल कागजों तक ही सीमित है। तो मुझे लगता है कि आज नरेंद्र मोदी का आज जो बूथ जो कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण यही होगा कि उनको बताएं कि भैया हमारी रीति नीति ये है, हमारा काम केवल ये नहीं है कि चुनाव के समय जाकर और उनको कहें कि वोट दो, हमारा काम ये आज भी है कि उनके सुख दुख दर्द में हम काम आए, उनके लिए आवाज उठाएं। तो मुझे लगता है कि एक बात ये है, और इसलिए बहुत अहम और जरूरी बात आपने कही है प्रताप राव जी। जो मकसद है इसका बूथ प्रचारक, बूथ प्रमुख बनाने का, वो मकसद जो है वो पूरा नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं पार्टी में ऊपर तक, प्रधानमंत्री तक ये संदेश पहुंचा, और इसलिए प्रधानमंत्री को आज सबको ये बात बतानी पड़ी, याद दिलानी पड़ी, जरूरत समझानी पड़ी कि आखिर हमने, बीजेपी ने जहां से शुरुआत की थी और आज हम जहां पहुंचे हैं वहां पर बने रहने के लिए हमारी जरूरत क्या है। तो प्रधानमंत्री का ये संदेश सुरेश गर्ग जी कार्यकर्ताओं तक, हर बूथ के प्रमुख तक पहुंचाने में कामयाब प्रधानमंत्री हुए हैं। राजस्थान में आप किस तरह की स्थिति देख रहे हैं? जो प्रताप राव जी ने जो स्थितियां बताई हैं कि जिस सारे बूथ जितने हैं उन पर इस तरह के हालात, सिर्फ चुनावी मैनेजमेंट तक के जो हालात बन रहे हैं, ये चिंता का विषय है। और इसलिए उन्हें एक बार फिर से जागृत करने की कोशिश की है, भले ही चुनाव से पहले ही सही। कितना सफल हो पाए और कितना आप देखते हैं कि इससे राजस्थान के हर बूथ तक संदेश, मैसेज स्पष्ट होगा, एक्टिव होंगे कार्यकर्ता, बूथ प्रमुख जो है अब थोड़ा जो मूल भावना है उसको ग्रहण करके काम कर पाएंगे, न कि नेताओं की गाड़ियों में घूमेंगे। देखिए मीना जी, राजस्थान में 55,000 बूथ है। हमारे 55,000 बूथों पे बूथ अध्यक्ष नियुक्त किए हैं, हमारे विस्तारक अपॉइंट हो चुके हैं राजस्थान के अंदर, और वो अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमारा बूथ मैनेजमेंट मजबूत है। और मोदी जी ने एक संदेश भी दिया है कि भाई आपको अपने क्षेत्र में काम करना है। तो उसमें तो कहीं पे कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि राजस्थान के अंदर 55,000 बूथों पे भारतीय जनता पार्टी के जो विस्तारक है या बूथ अध्यक्ष है वो काम कर रहे हैं। अब मैं दूसरा ये कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला कि सब हम महंगाई राहत कैंप से राजस्थान में महंगाई कम कर रहे हैं। तो मीना जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि महंगाई राहत कैंप से महंगाई कैसे कम हो जाएगी? क्या आपने पेट्रोल के दाम कम कर दिए उससे महंगाई कम हो जाएगी? क्या आपने बिजली के दाम कम किए कि उससे महंगाई कम हो जाएगी? अरे प्रतिष्ठा जी सुनिए, आपकी बात का जवाब दे देंगे। मैं आपके पास आऊंगी प्रतिष्ठा जी, मैं आपके पास आऊंगी तब आप बोलिएगा। प्रतिष्ठा जी आप ऐसा करते हैं, प्रतिष्ठा जी सुरेश जी को पहले सुनिए, उसके बाद आप अपनी बात को रखिए। दूसरी बात सुरेश जी, सवाल तो आपसे पूछा जा रहा है बीजेपी के लिए, आप सीधा कांग्रेस पे सवाल कर देते हैं। तो ये काम तो सवाल करने का काम मेरे लिए छोड़ दीजिए सुरेश जी। सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री को और बीजेपी को ये महसूस हो चुका है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, इसलिए वापस कमल के फूल की तरफ प्रधानमंत्री और बीजेपी बढ़ रहे हैं? ये सच्चाई है सुरेश जी? नहीं मीना जी, ऐसा नहीं है। मोदी जी का ये कहना है कि भाई सिर्फ मेरे नाम से क्यों वोट मांगना, जब हमारा कमल का फूल, भारतीय जनता पार्टी मजबूत है तो कमल के फूल के नाम से वोट मांगिए। हम उसके नाम से हम जा रहे हैं ना जनता के बीच में, कमल के नाम से जनता के बीच में जा रहे हैं, और हम जनता को बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूत है। 2014 से आज नरेंद्र मोदी जी की जो केंद्र में सरकार है, 9 साल से हमने इस देश में जो परिवर्तन किया है, जो विश्व की आर्थिक व्यवस्था, जो 10वीं हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था थी उसको हम 5वीं में लाए हैं।
जो आज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमने पैसा लगाया है, जो आज रेलवे के अंदर जो डेवलपमेंट किया है, जो 30% इलेक्ट्रिफिकेशन था वो 80% के अंदर के लगभग इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। जो एक्सप्रेस हाईवे जो बन रहे हैं, आज करोड़ों रुपए, लाखों करोड़ों रुपए के जो एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, जो एम्स पहले 7 या 8 ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट हुआ करते थे, आज 18 के लगभग ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट है। जो IIT पिछले 7-8 थे, वो आज हमने 20-22 दे दिए। जो मेडिकल कॉलेज पहले 370 थे, आज 850 के लगभग मेडिकल कॉलेज हो गए। सब कुछ है, सब कुछ है सुरेश जी, सब कुछ है। आपने बहुत बड़ी संख्या बताई, आंकड़े बताए, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मोदी है तो मुमकिन है, स्लोगन अब बदल जाएगा। नहीं 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 नहीं, देखिए मोदी है तो मुमकिन है, बिल्कुल सही है। मोदी जी है तो देश का उत्थान है, देश का विकास है। 5वीं अर्थव्यवस्था से 30वीं अर्थव्यवस्था देश की आएगी। मोदी है तो मुमकिन है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता, हर विस्तारक को ये है कि जाइए, क्षेत्र के अंदर जाइए, जो केंद्र ने जो योजनाएं बनाई है, जो 9 साल की जो उपलब्धि है, वो जनता के बीच में बताइए और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कीजिए। जी प्रतिष्ठा जी, अब आती हूँ आपके पास। प्रतिष्ठा जी, हमारी मीना जी मेरी बात सुनो मीना जी, पहले मैं मेरा जवाब भी सुन लो। जो राजस्थान के अंदर जो स्थिति है, जो महंगाई की जो बात कर रहे हैं, मैं उस पर भी कहना चाह रहा हूं। आज मुझे ये बताइए कि बिजली के 100 यूनिट फ्री करने से महंगाई कम कैसे हो जाएगी? उस 100 यूनिट को फ्री करने के बदले में आज उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, उनको बिजली नहीं मिल रही है। आज गांव के अंदर चले जाइए, कोई बिजली कम हो रही, पेट्रोल डीजल में क्या इन्होंने वेट कम कर दिया जो महंगाई कम हो जाएगी? किस वजह से? क्या लाइन में लगने से महंगाई राहत? तो महंगाई राहत कैंप में लाइन में लगने से क्या महंगाई राजस्थान की कम हो जाएगी? जब आज पूरे हिंदुस्तान की 4.7% महंगाई दर है, तो राजस्थान की 8.5% क्यों है? बेरोजगारी दर पूरे हिंदुस्तान की 8.1% है, तो राजस्थान की 28.5% बेरोजगारी दर क्यों है? जब इन्होंने 2 लाख रोजगार प्रतिवर्ष की बात की थी, आज 1,35,000 लोगों को रोजगार मिला है। 4.5 साल हो गए मेगा जी, मीना जी, आप बताइए कहां से इन्होंने रोजगार दे दिए, कहां से इन्होंने महंगाई कम कर दी? बता दीजिए आप। महंगाई राहत कैंप में लाइन लगने से महंगाई कम हो जाती है, तो मेरे तो समझ से परे है। और ये राजस्थान की जनता भी समझती है कि किस तरह से बेवकूफ बनाया जा रहा है। 4.5 साल तक तो आपने कुछ नहीं किया, अब आप जब चुनाव नजदीक आए कि आपने लाइन में लगवा दिया लोगों को। आज मुख्यमंत्री जिन कैंप्स में जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जिन जनता के बीच में महंगाई के मुद्दे को, जो सबसे ज्यादा परेशानी प्रदेश के नागरिकों की है, उसका समाधान देने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सा समाधान कर आडंबर बता रहे हैं आप, उसे आडंबर बता रहे हैं। कौन सा समाधान कर दिया? मैं बता दूं आपको, इन्होंने वृद्धावस्था पेंशन चालू की है। वृद्धावस्था पेंशन 60 साल से ऊपर वालों को होती है ना, 17 साल से 18 साल का लड़का पेंशन उठा रहा है। एक सरकारी आदमी की वाइफ है, वो पेंशन उठा रही है। इन्होंने हायर एजुकेशन, विदेश में हायर एजुकेशन के लिए बच्चे भेजने की बात की। अलग बात है सुरेश गर्ग जी, करप्शन अलग मुद्दा है। करप्शन की आप सरकार में भेजिए, लेकिन सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं या महंगाई राहत कैंप। मुझे बता दिए 10 लाख से ज्यादा का क्लेम सब्सिडी खत्म कर दीजिए, सब्सिडी खत्म कर दिया। पहले मेरा सवाल सुनिए प्रतिष्ठा जी, पहले मेरा सवाल सुनिए। जनता हमें देखती है और हम समझदार पढ़े लिखे लोगों का यहाँ पर पैनल है। एक व्यक्ति जब बोल रहा है तो दूसरा बोलना शुरू ना करें प्लीज। आप बहुत सीनियर है प्रतिष्ठा जी, जब आपकी बारी आएगी तो कोई बीच में नहीं बोलेगा। सुरेश जी आप प्लीज ध्यान रखिएगा इस बात का। हम कोशिश करते हैं जनता जो हमारे इस कार्यक्रम को देखे उसे ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिले, ताकि आप लोगों का भी जो अहम इंपॉर्टेंट समय है उसका वैल्यू हो। तो प्रतिष्ठा जी अब सवाल ये है, सुरेश गर्ग जी ने, बीजेपी ने जिसे मुद्दा बनाया हुआ है, जनता के बीच में जब जाते हैं तो कहते हैं कि महंगाई राहत कैंप में आखिर है क्या, क्या दे रहे हैं आप, किससे राहत दे रहे हैं, कौन सा आपने रेट्स कम कर दिए हैं जिससे कि जनता को लाइन में खड़ा करने के अलावा आपने कोई काम नहीं किया है। अब आप जरा समझाइए कि आपके मुख्यमंत्री और आपकी सरकार, संगठन को छोड़ दीजिए, संगठन का तो महंगाई राहत कैंप में कोई मतलब ही नहीं है, तो सरकार आपकी जो है वो कैसे महंगाई राहत कैंप में लोगों को राहत दे रही है, जरा विस्तार से समझाइए, दर्शक भी जाने, जो लोग महंगाई राहत कैंप में आकर फायदा लेना चाहते हैं वो भी समझे, और सुरेश गर्ग जी को वो गलत भी साबित करें। प्रतिष्ठा जी। जी,
मीना जी, महंगाई राहत कैंप की जो सफलता है उससे बीजेपी पूर्ण रूप से घबराई हुई है, और ये इसीलिए बार बार एक ही बात कहते हैं कि लाइन में लगने की क्या जरूरत है। उससे सबसे मेन इन लोगों को दिक्कत ये हो रही है कि ये आधी योजनाओं को शायद अपना कहते हैं, अब इनको लग रहा है कि पब्लिक को पता चल गया कि एक्चुअल में राहत कौन दे रहा है। अब देखिए सिलेंडर का जो रेट है वो इनके द्वारा जो ये इन्होंने योजना उज्ज्वला योजना की, हमने उसको भी ये नहीं किया कि ये इनकी योजना है। हमने उन सबको शामिल करते हुए 500 रुपए में गैस सिलेंडर ये जो पीएल और उज्ज्वला वालों और इनको हम दे रहे हैं। तो क्या इनसे राहत महंगाई के अंदर एक गरीब परिवार को, आम आदमी को इससे रिलीफ नहीं हो रहा है? जब हमारी सरकार थी और 400 रुपए में सिलेंडर मिलता था, 450 रुपए में, उस टाइम इनके जो मंत्री थे वो बड़े बड़े सिलेंडर उठाकर बड़े बड़े मंत्री बड़ा प्रदर्शन करते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन ये आम आदमी के सामने है कि जब से इनकी सरकार बनी है तो 450 का सिलेंडर 1150 से अबव पहुंच गया है। जब हमारे टाइम में 55 रुपए डीजल के रेट थे तो ये प्रदर्शन करते थे, लेकिन इनकी सरकार बनने के बाद में, जबकि अंतरराष्ट्रीय मार्केट के अंदर जो हमारा क्रूड ऑयल है उसका रेट डाउन होने के बावजूद इन्होंने देश के ऊपर एक बर्डन डाल दिया, केवल कंपनियों को कमवाने के लिए, अपने जो साथी है उनको लाभ पहुंचाने के लिए इन्होंने उनको फ्री हैंड दे दिया कि आप कमाइए, देश की जनता को लूटिए और हमारे इवेंट को मैनेजमेंट कीजिए। एक बात श्याम सुंदर जी ने बहुत खूबसूरत कही, उनकी मैं इस बात के लिए तारीफ करती हूँ कि उन्होंने आज एक बहुत अच्छी बात कही कि 2014 से ही प्रधानमंत्री जी का इवेंट मैनेजमेंट चल रहा है। इस देश में जो कुछ भी है वो केवल और केवल इवेंट के द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा ही दिखाया जा रहा है। सत्यता बिल्कुल भिन्न है। आम आदमी पूर्ण रूप से त्रस्त है, उस पर इनका कोई फोकस नहीं है। या तो इनका सरकार से की जो योजनाएं हैं, देश के आम आदमी के लिए जो रिलीफ की योजनाएं, उनसे ज्यादा इनका फोकस केवल और केवल जीत के लिए है कि किस तरह से हम बूथ मैनेजमेंट करें, इवेंट मैनेजमेंट करें, जिससे बीजेपी की छवि चमके, प्रधानमंत्री की छवि चमके, और इस देश के युवाओं को, इस देश के आम जनता को किस तरह से इवेंट मैनेजमेंट के माध्यम से बेवकूफ बनाए, ये काम ये लोग कर रहे हैं। महंगाई राहत कैंप की बात है, सुरेश जी बोल रहे थे कि महंगाई राहत कैंप से किसको बेनिफिट मिल रहा है। ये आज मैं केवल इसलिए नहीं कि मैं कांग्रेस से हूं इसलिए कह रही हूँ, आप आम आदमी के पास जाइए और उनसे पूछिए कि उनको कितना बेनिफिट मिल रहा है। महंगाई राहत कैंप के अंदर 100 यूनिट घरेलू की फ्री मिल रही है। क्या आज जब कोरोना के बावजूद एक महंगाई दर इतनी बढ़ गई और लोगों के रोजगार चले गए, उसमें अगर सरकार, कोई भी सरकार, जो चुनी हुई सरकार है, उसका कर्तव्य होता है कि वो आम आदमी के लिए खड़ी हो, उसके साथ खड़े हो, उसके संकट के समय उसके साथ खड़ी हो, और हमारी सरकार खड़ी है। ये आपने नहीं करवाया होगा रजिस्ट्रेशन तो आप दिखा रहे हैं, आप मेरे को एक बार दिखाइए, आपको मैं सुनकर दिखा सकती हूँ, मेरे फोन पे ही है, मैंने 24 रुपए पे किए हैं बिल के, आपको मैं वो भी दिखा सकती हूँ। मैं नहीं, केवल आम आदमी के पास जाइए, उनका बिल मैं आपको दिखाने के लिए तैयार हूँ। किसानों को 2000 फ्री दे रहे हैं, बोलने दीजिए उनको। सुरेश जी प्लीज डिस्टर्ब मत करिए, बोलने दीजिए। 2 बच्चों का बीमा हम करके उनको राहत दी जा रही है। फूड पैकेज जो, क्योंकि देखिए एक जो गेहूं मिल रहा था उसके साथ साथ में हमने फूड पैकेज जो स्टार्ट किया है, ताकि गरीब आदमी को चूल्हा जलाने के लिए केवल रोटी से काम ना चलाना पड़े, उनको दाल भात की भी व्यवस्था सरकार कर रही है। सरकार, हमारी सरकार का एक ही पूर्ण रूप से कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा राजस्थान की जनता की सेवा की जाए। और सीएम साहब कई बार ये घोषणा करते हैं और हमेशा कहते हैं, और ये आप जब वो पहली बार सीएम थे तब से लेकर आज तक ये चीज उन्होंने सिद्ध किया है कि वो वाकई में हकीकत में जननायक है और आम जनता की सेवा करने के लिए ही कटिबद्ध है और कर भी रहे हैं। और हर बार किया उन्होंने अपने मैनेजमेंट से। जब भी राजस्थान की जनता पर संकट आया, चाहे वो फर्स्ट टाइम जब सीएम थे, जब अकाल पड़ा था, तो उस टाइम उन्होंने बहुत बेहतर मैनेजमेंट करके दिखाया। कोरोना प्रतिष्ठा जी मेरी बात को सुनिए। प्रतिष्ठा जी मेरी बात इस वक्त ये बात नहीं हो रही है, इस वक्त ये बात नहीं हो रही है कि वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो क्या किया। प्रतिष्ठा जी मेरी बात तो सुनिए। प्रतिष्ठा जी, आपने बहुत अच्छे से श्याम जी की बात की तारीफ की, आपने बहुत अच्छे से बीजेपी के इवेंट मैनेजमेंट को समझाया,
आपने बहुत अच्छे से सुरेश गर्ग जी के सवाल का जवाब भी दिया। अब मेरा सवाल ये है, जनता ये जानना चाहती है कि महंगाई राहत कैंप में क्या कर रही है सरकार, जिसकी वजह से खुद मुख्यमंत्री को हर कैंप में, हर जिले में जाना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री कैंप में जाकर जनता को क्या दे रहे हैं? मुझे 5 चीजें बता दीजिए, 1 2 3 4 5, कि इन 5 चीजों में जनता को मुख्यमंत्री के जाने से राजस्थान में बड़ी राहत मिल रही है। देखिए मीना जी, सबसे बड़ी बात ये है कि जब प्रदेश का मुखिया आम आदमी के पास तो महंगाई राहत कैंप लग रहे हैं, उनका निरीक्षण कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कोई भी अफसरशाही मानिए उसमें कोताही नहीं बरत सकती। वो हर रजिस्ट्रेशन को प्रॉपरली उसमें हो और कहीं पर किसी चीज की चूक ना हो। हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनके साथ साथ सभी हमारे जो नेता हैं, वो लोग भी अपने अपने क्षेत्र में जा रहे हैं। हम खुद भी जाते हैं, हम देखते हैं, तो वहां पर जो जिनका काम अगर किसी वजह से, किसी भी रीजन से उनको घुमाने का कुछ होता है या कुछ गलत होता है, तो सरकार अगर साथ खड़ी है तो कोई भी उनको गुमराह नहीं कर सकता। हर योजना का उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले और आम आदमी तक वो योजनाएं जिस उद्देश्य से सरकार लेके आई उस उद्देश्य के साथ ही पहुंचे। सबसे बड़ा एक रीजन यही है, और ये होता भी है जब प्रदेश का मुखिया उस योजना को लागू करने के लिए ग्रास रूट पर जा रहा है। इससे बड़ा मेरे ख्याल से कोई जनसेवक हो नहीं सकता। ये गहलोत साहब ने सिद्ध किया है कि आप वो जनता के प्रति कितने कटिबद्ध हैं। जो उन्होंने केवल ये नहीं कि मैंने घोषणाएं कर दी और वो लागू हो नहीं हो, मैंने कैंप लगा दिए, चले ना चले, कैसे चले, उस पर कोई ध्यान नहीं है। मैं अपनी सरकार का मजा लेने में लग जाऊं या संगठन को मजबूत करने में लग जाऊं या बूथ पे सवाल आपसे मैंने कुछ पूछा था, उसका जवाब मुझे इतनी देर में भी नहीं मिला। प्रतिष्ठा जी, प्रतिष्ठा जी, एक बार जरूर इस डिबेट को सुनिएगा बाद में। सवाल ये नहीं है कि महंगाई राहत कैंप में मुख्यमंत्री जा रहे हैं, सवाल ये भी नहीं है कि महंगाई राहत कैंप में बाकी नेता जा रहे हैं। सवाल तो ये है कि उनके जाने से जनता को क्या राहत मिल रही है। अब मैं आपके पास वापस आऊंगी, आपने बहुत अच्छे से समय लेकर अपनी बात को रखा है। प्रतिष्ठा जी, अब मैं वापस आऊंगी, प्लीज अब मैं वापस आऊंगी आपके पास। मैं उपेंद्र यादव के पास जाऊंगी। उपेंद्र यादव जी, उपेंद्र यादव जी रात कैंप में जा रहे हैं कि कहीं पर म्यूट कर दीजिए। योजनाएं लागू किया है। ये बताइए कि ये जो कैंप्स में मुख्यमंत्री जा रहे हैं या फिर मंत्री जा रहे हैं, प्रशासन भी पूरी तरह से लगा हुआ है, जो एकजुट है सरकार के साथ, वहां पर बेरोजगार लोग क्या कुछ पहुंचते हैं? क्या वहां बेरोजगारों को भी कोई राहत मिल रही है? मैं सबसे पहले तो आपको पूछना चाहूंगा कि मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है? जी, आ रही है। मैं पहले जब मैं बोल रहा था तो शायद मेरा सवाल प्रतिष्ठा जी के पास नहीं पूछ पाया था। बड़ा सवाल है कि मैं शाहपुरा अमृतसर में खुद गया था मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए। जाते ही पुलिस ने उठा के थाने, मुलाकात बाद में हो पाई, जब पता चला तो मुलाकात हो पाई, लेकिन वहां युवा बेरोजगार नहीं पहुंचे। सवाल यह है कि मैं 16 फरवरी को 1 लाख पदों पर नई भर्ती निकालने की घोषणा कांग्रेस सरकार की, मुख्यमंत्री मात्र 3 महीने बचे। अभी लोगों को पता नहीं कौन से विभाग में कितने पदों पर भर्ती आएगी, विज्ञप्तियां कब जारी होंगी, एग्जाम कब होगी। कम से कम 1 लाख भर्तियों की घोषणा की, उनके विभाग वाइज उनका वर्गीकरण होकर उनकी विज्ञप्ति जारी होनी चाहिए। 1 लाख प्रक्रियाधीन भर्तियां उनका आचार पहले करने की सरकार तेज गति से कदम। अधिकारी आरपीएससी के हालात आप देखो, कर्मचारी चयन बोर्ड के हालात ये देखो, परीक्षाओं का होना, समय पे एग्जाम का परिणाम नहीं आना, जोइनिंग न होना, तो हालात गंभीर है। आप कह रहे हो अधिकारियों के, आप वो मंत्री अधिकारियों की तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो ये हालात क्यों बने हुए? घोषणा के बाद 1 लाख पदों में से एक भी पद पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है। मेरा सवाल देखकर शायद प्रतिष्ठा भी गायब हो गई। ये सवाल वाजिब है, तथ्यात्मक है, जवाब देना होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ 16 फरवरी को घोषणा हुई थी। तो हालांकि अभी मुख्यमंत्री जी से जब मुलाकात हुई थी तो हमने 18 जून को उनके सामने बात रखी है कि आप राहत शेयर सारे काम आपके अच्छे हैं, योजनाएं अच्छी है, लेकिन यूथ इसलिए नाराज है कि एक तो पेपर लीक से पीड़ित है, बाबूलाल कटारा जैसे लोगों ने आरपीएससी की जो छवि को खराब करने की कोशिश की है। हम यूपीएससी की तर्ज पर आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड के सदस्य और अध्यक्ष की चयन प्रक्रिया हम में बदलाव चाहते हैं कि उसी की तर्ज पर चयन हो। हम चाहते हैं कि उम्र कैद की सजा का प्रावधान हो, उनकी जमानत नहीं हो, उनकी जो बाबूलाल कटारा को अभी तक जो राष्ट्रपति को भेजा था क्या हुआ, उसको बर्खास्त किया जाए, उसकी संपत्ति जब्त की जाए। इनकी कमर तोड़नी होगी और इन
भर्ती परीक्षाओं को समय पे करना होगा। तो तमाम युवा इस बात से नाराज है कि पेपर लीक क्यों हो रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री जी कानून लेके आए, लेकिन कानून की पालना अधिकारी नहीं कर रहे। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहूंगा कि जो आपने घोषणा की थी उनकी पालना अधिकारी नहीं करे। उन पदों पर घोषणा की थी उनका वर्गीकरण होकर उनकी विज्ञप्ति जारी होनी चाहिए, प्रक्रियाधीन भर्तियां पूरी होनी चाहिए और पेपर लीक को लेकर ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। वही केंद्र सरकार से सुरेश गर्ग जी भी नहीं है कि हम राज्य सरकार के खिलाफ हम भी प्रदर्शन करते हैं, बीजेपी भी करते हैं। तो पूरे देश के लिए केंद्र सरकार को भी एक संसद में ऐसा कानून लाना चाहिए जो पूरे प्रदेशों के लिए लागू हो जाए। पेपर लीक वाला कितने लाखों युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ होता है, पूरे देश में पेपर लीक हो रहे हैं। तो उम्र कैद की सजा का प्रावधान हो, उनकी जमानत नहीं हो, वो सड़े, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। ये कानून राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, सबको कदम उठाने की आवश्यकता है। युवा यानी कि पेपर लीक जैसे मामलों से तृप्त है और त्रस्त है, परेशान है, दुखी है। तो इस बार चुनाव में मीना जी रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा बने और जीत की चाबी युवाओं के पास हो। कांग्रेस सरकार को रोजगार को लेकर, पेपर लीक को लेकर बजट की पहले बजट की घोषणाएं कहीं अधूरी आज भी। मैं याद दिलाना चाहूंगा कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती, दंत चिकित्सक भर्ती, पंचायत जैन भर्ती, ये पहले बजट की है। कई अधूरे वादे हैं, तो वो वादों को पूरा करने का समय आ गया है। हालांकि हम तो अभी तक हमने तो कांग्रेस को समर्थन दिया था, आज फिर कह रहे हैं कि हमारी मांगों को पूरा करते हैं, चाहे वो गुजरात समझौता हो, चाहे लखनऊ समझौता हो, बजट की घोषणा है और तमाम मांगों को पूरा करते हम साथ हैं। अन्यथा सितंबर में हम युवा बेरोजगार मोर्चा खोलेंगे, क्योंकि हमें हमारी मांगों से मतलब है। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने कई अच्छे कार्य किए, उनके लिए हमने धन्यवाद भी दिया, लेकिन जिस प्रकार घोषणाएं अधूरी है, पहले बजट की घोषणा है, अब मात्र 3 महीने बचे हैं, तो उनकी विज्ञप्तियां कैसे पूरी होगी? 1 लाख भर्तियों की जो घोषणा कैसे पूरी हो पाएगी? 1 लाख भर्ती पाइपलाइन में। मुख्यमंत्री जी मीटिंग ले, अधिकारियों को खींचे और उनको कहे कि हालत आचार संहिता से पहले प्रक्रिया 1 लाख भर्तियों को पूरा करना है और उनकी विज्ञप्तियां जारी करनी है, इनके कैलेंडर जारी करना है। मैं पूछना चाहता हूँ सीधा सवाल जिसमें शामिल है, क्या क्या हुआ 1 लाख भर्तियों? क्या हुआ पेपर लीक के उन दोषियों का उनके खिलाफ कार्रवाई करने का? और सबसे बड़ा सवाल है, मैं ये चाहता हूँ ये आरपीएससी और कर्मचारी में अध्यक्ष और आरपीएससी के सदस्य इनकी चयन प्रक्रिया में बदलाव हो जाए, यूपीएससी हो जाए, राजनीतिक नियुक्तियां बंद हो जाए, इंटरव्यू प्रथा खत्म हो जाए, तो मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन लाभ उनको चुनाव मिल सकता है। ये सबसे बड़ा मुद्दा, बदलाव करते चयन प्रक्रिया में कहने के साथ आ सकता है। इनको ये जो आपकी मांग है और ये जो विषय है जिनकी आप मांग कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़े फैसले लेने वाले विषय हैं, जिन पर अभी तो कम से कम जाते जाते तो सरकार बिल्कुल नहीं इस बात को मानने वाली है। और ये आसान भी नहीं है किसी भी सरकार के लिए, क्योंकि सरकार को कोई भी फैसला लेना होता है तो उसमें सरकार के भी बहुत सारे जो है उसमें हित छिपे हुए होते हैं और बहुत सारे लोगों के भी। तो आपकी जो ये मांग है, ये कितनी स्वीकार्य होगी या कितनी सुनी जाएगी? सबसे बड़ी बात तो ये कि कितनी सुनी जा रही है, तो ये देखना होगा आने वाले दिनों में। लेकिन आप अपनी मांग को पुरजोर करिए और अपनी आवाज को इतनी बुलंद करिए कि आपकी मांग सुनी जाए, आपकी बात पर गौर किया जाए, सरकारें मजबूर हो। अपने आप को पहले इतना मजबूत बनाइए उपेंद्र जी, नई ऊर्जा है आप में, नई ताकत है और नए जो बेरोजगारों की फौज भी बहुत बड़ी है, अगर आप उसको अपने साथ ले पाए तो। लेकिन वो तभी होगा जब आप अपने मकसद में और जिन लोगों के लिए आपने अपना संघ बनाया है उनके लिए, उनके हितों के लिए आप लड़ेंगे। क्योंकि अगर छोटे छोटे राजनीतिक हितों में उलझ जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे, आप भी उसी व्यवस्था का हिस्सा बन जाएंगे। तो जरूरत इस बात की कि पहले आप उन सबको साथ लें, अपनी ताकत इतनी बनाएं कि सरकारें आपके विचार को और आपकी मांग को सुनने पर मजबूर हो जाए। उस समय के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन प्रताप राव जी, जो बात यहाँ उपेंद्र यादव ने की है या हम खुद देखते हैं हमारे आसपास के माहौल में, बेरोजगारों की जो स्थिति है और दूसरी जो समस्याएं हैं, महंगाई है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की ही अपनी अपनी भूमिका होती है। जो बूथ मैनेजमेंट या पन्ना प्रमुख या बूथ प्रमुख की जो बात आपने कही थी, आपकी बात से जनता को और मुझे ये समझ में आता है कि उनका भी ये काम है कि अगर उनके आसपास कोई बेरोजगार हैं उनके बूथ में, तो वो उसकी समस्या का समाधान करे, उसे रोजगार की व्यवस्था कराए, व्यवस्था तक उसकी बात पहुंचाए। तो कहीं ना कहीं अगर बीजेपी के प्रधानमंत्री देश के चिंतित हैं कि बूथ प्रमुख अपनी बात को ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कारण ये भी है कि वो जो उनका मूल मकसद था वो उसे भूल गए हैं और इसलिए आज ये हालात हैं। तो जो चाहे महंगाई की परेशानी हो, चाहे बेरोजगारी की हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, ऐसी नौबत तभी तो आती है जब जो व्यवस्था जिस मकसद से बनाई गई है वो उस मकसद के साथ आगे नहीं बढ़े।
प्रताप जी। मीना जी, इसमें मेरा एक बड़ा कि ये महंगाई जो सब्जेक्ट है, ये देश जब से आजाद हुआ तब से चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है और लगातार महंगाई, कोई भी चुनाव आए कि महंगाई एक मुद्दा है। देखिए, ये महंगाई जो मुद्दा है इसे हमें समझने की जरूरत है। हम क्योंकि आज एक बड़ा लिटरेरी डिस्कशन कर रहे हैं तो उसमें महंगाई को समझना पड़ेगा कि आखिर में महंगाई है क्या। क्योंकि हम देखते हैं मीना जी अपने आसपास कि जितना कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी महंगाई का शोर मचा रहे हैं, क्या हमारे आसपास उस तरह से महंगाई को लेकर चर्चा हो रही है क्या? मैं देखता हूं कि नहीं हो रही। लोग ला रहे हैं, महंगी चीजें ला रहे हैं, लेकिन कोई चर्चा नहीं हो रही, ना सड़क पे उतर रहे, ना कुछ बोल रहे। तो इसका मतलब क्या है? तो मैं बड़ा गहराई में गया कि आखिर में महंगाई कब लोग सड़कों पे उतरते हैं। सड़कों पर लोग तब उतरते हैं जब उन्हें वो महंगाई चुभने लगती है, उनकी जेब फटने लगती है और उन्हें परेशान हो जाते हैं कि हम जो लाना चाहते हैं वो नहीं लाते, या उनकी स्थितियां बहुत बुरी हो जाती हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आदमी की परचेजिंग कैपेसिटी से ज्यादा अगर महंगाई की दर बहुत बढ़ जाती है तो आदमी परेशान होकर सड़कों पर उतर आता है और मरने मारने पे उतारू हो जाता है और आंदोलन की राह पे चल पड़ता है। लेकिन अगर केवल दाम बढ़ते हैं और दाम बढ़ने के आधार पर कोई राजनीतिक दल ये हल्ला मचाता है कि महंगाई हो गई, महंगाई हो गई, तो जनता उसको सुनती है, हाँ बहुत महंगाई हो गई है, देखो सिलेंडर 900 रुपए का था, सिलेंडर 1400 रुपए का हो गया। लेकिन मैं एक चीज कह रहा कर रहा हूँ कि 2013 में जो भारत की पर कैपिटा इनकम 74,000 रुपए थी, आज जो पर कैपिटा इनकम है 1,72,000 रुपए। इसका मतलब ये है कि हम अगर मान लो इसको डिस्ट्रीब्यूशन करें तो कहीं ना कहीं आदमी की जो परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ी है, उसके कारण महंगाई बढ़ने के बावजूद, यानी कि दाम बढ़ने के बावजूद लोगों को वो चुभ नहीं रही, इसलिए महंगाई बड़ी लेवल पे अभी मुद्दा नहीं बन रही। देखिए, इसलिए अब मैं दूसरी बात में आना चाहता हूं कि महंगाई राहत। अब कांग्रेस भी, जब कांग्रेस के लोगों से, मैं सीनियर लोगों से बात किया तो उनका कहना था कि मोदी सरकार तो महंगाई के मामले में ही जनता उसको ठुकरा देगी, महंगाई को लेकर ही जनता ठुकरा देगी। अब मेरा ये कहना है कि अगर मान लो महंगाई को लेकर ही जनता ठुकरा देगी तो फिर ये महंगाई राहत जो कर रहे हैं शिविर, तो इसका मतलब उससे कोई असर नहीं पड़ रहा। अगर महंगाई को लेकर बीजेपी को जनता ठुकराएगी तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस की सरकार जो महंगाई राहत शिविर कर रही है उससे महंगाई पर कोई असर नहीं पड़ रहा। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी जो है आपस में बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि महंगाई को लेकर समझने की जरूरत है और हमें ये तय करने की जरूरत है आखिर में महंगाई किसके लिए है। हम कभी भी अपनी महंगाई में उन मार्जिनल जो एकदम निचले तबके के लोगों को शामिल नहीं करते। हम जब महंगाई की बात करते हैं तो कहते हैं कि गैस इतना महंगा हो गया, लिपस्टिक इतनी महंगी हो गई, साबुन इतना महंगा हो गया, तेल इतना महंगा हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि जो महंगाई का सबसे असर वो रोजमर्रा जो रोज मजदूर कमाते हैं और रोज घर में लाकर सामान अपना गुजारा करते हैं, उनके ऊपर इस दाम बढ़ने का सबसे ज्यादा असर पड़ता है। और लेकिन हमारे जो महंगाई के आंदोलनों में, महंगाई की बातों में वो कहीं भी शामिल नहीं होते हैं। इसके कारण महंगाई कभी भी एक जो उस तरह से पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बन पाता। निश्चित तौर पे हमें ये चिंता की तो जरूरत है कि हमारे देश का एक 25% तबका जो वास्तव में इस दाम बढ़ने के कारण त्रस्त है, क्योंकि उसकी परचेसिंग कैपेसिटी के वो बाहर हो चुका है। वो ठीक है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स है, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स है, उनके कारण उनको मुफ्त अनाज मिल रहा है। तो क्या किसी देश में बहुत अच्छी बात है कि 25% लोग केवल मुफ्त अनाज के दम पर जिंदा है? वो मुफ्त अनाज इसलिए ले पा रहे हैं क्योंकि उनकी परचेजिंग कैपेसिटी नहीं रही है। अगर उनमें क्रय करने की क्षमता होती तो वो मुफ्त अनाज में नहीं जाते। तो सोचने की यहाँ जरूरत है। देखिए, ये नारा नहीं है, आंदोलन नहीं है, ये चुनाव का मुद्दा नहीं होना चाहिए। हमें देश को सोचना चाहिए कि हमारी आर्थिक नीतियों में कैसे बदलाव आए कि हम उन निम्न लोगों, उन गरीब लोगों को अपनी योजनाओं में, आर्थिक प्रक्रियाओं में शामिल करते हुए उन्हें उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें और वो महंगाई की मार से निकल कर बाहर आ जाए। तो इस बात पर सोचने की जरूरत है। इसलिए ये एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा नहीं, ये एक हमारे बदलाव का मुद्दा है, देश को मजबूत करने का मुद्दा है। तो इस पर सोचने की जरूरत है। एक और बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ कि मैं एक छोटी सी एक मजाक वाली कहानी सुन रहा था
एक बड़े बुजुर्ग उनकी मृत्युशैया पे थे, उन्होंने अपने बच्चों को बुलाया और कहा कि ऐसा है 5 करोड़ रुपए उस पड़ोसी को दे देना, 10 करोड़ रुपए वहां गौशाला में दे देना, 20 करोड़ रुपए वहां दे देना। इस तरह से उन्होंने 101 करोड़ रुपए का बताया। तो बच्चों ने कहा बापू तुम्हारे अपने पास तो 100 रुपए नहीं है, ये आपने 100 करोड़ का तो दान दक्षिणा कर दिया। तो उन्होंने कहा भाई मैं तो अब जा रहा हूँ, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। तो कुल मिलाकर महंगाई राहत की जो घोषणाएं और कुल मिलाकर ऐसी ही है कि मैं तो जा रहा हूँ, अब जाने आने वाले जाने कि क्या करना है क्या करें। तो देखिए ये महंगाई जो है ना मजाक बन गई है, जनता का मजाक बन। प्रताप जी एक बात आप यहाँ पर भूल रहे हैं कि वो जाने के लिए नहीं कर रहे हैं, वो तो वापस आने के लिए कर रहे हैं। प्रतिष्ठा जी मुख्यमंत्री वापस आने के लिए जितने प्रयास कर रहे हैं, आपको जानकारी है क्योंकि महिला के रूप में आप गृहिणी भी हैं, राजस्थान में मुख्यमंत्री महंगाई राहत कैंप लगा रहे हैं और टमाटर 130 रुपए किलो मिल रहे हैं। वो भी रजिस्ट्रेशन कराने पे मिल जाएंगे फ्री। गहलोत जी कल घोषणा कर देंगे। टमाटर 130 रुपए है, मुख्यमंत्री महंगाई राहत कैंप लगा रहे हैं। प्रतिष्ठा जी का बंद है माइक। जी मीना जी महंगाई राहत कैंप लगा रहे हैं, लेकिन टमाटर तो किसानों से पूछिए आप ये टमाटर क्या रेट खरीदे हैं। अब ये पूंजीपतियों की सरकार है सेंटर की, जो ये पूंजीपतियों से ये पीछे एक कानून लेके आए जो 80 में बंद हो गया था कि कोई भी कालाबाजारी नहीं कर सकता, वो ये कर रहे हैं, इनमें सेंटर की गवर्नमेंट ने की है। मैं तो ये पूछ रही हूँ प्रतिष्ठा जी पूंजीपति कहाँ आ गए टमाटर में? जयपुर में, राजस्थान की राजधानी में टमाटर 130 रुपए किलो है आज की बात कर रहे हैं। पा रहा था जो ये 2024 में किसानों की आय दुगनी करने की बात कर रहे थे आप उस पर, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों की आय को दुगना नहीं कई गुना इन्होंने बढ़ा दिया है। यहाँ देश में ऐसी व्यवस्था की है कि लोग करोड़ों अरबों का ऋण ले लेकर देश से बाहर चले गए हैं। देश करोड़ों अरबों को अभी तो सिर्फ 130 रुपए की बात करिए, टमाटर 130 रुपए है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज इस वक्त टमाटर 130 रुपए मिल रहे हैं और मुख्यमंत्री महंगाई राहत कैंप लगा रहे हैं। बड़ा विरोधाभास है। ऐसा नहीं है, महंगा मुख्यमंत्री कोशिश कर रहा है कि महंगाई कंट्रोल किया जाए, लेकिन सेंटर की जो गवर्नमेंट है वो महंगाई को बढ़ाने के लिए और पूंजीपतियों के हित में काम कर रही है। एक उदाहरण तो दे दो कि भाई ये महंगाई राहत से कैसे कम हो जाएगी। एक उदाहरण दे दो, सिंगल उदाहरण दे दो महंगाई कम हो जाएगी। सुरेश जी बोलने दीजिए उनको। सुरेश जी प्लीज। वाले इनकी जब बात आती है कि 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष के हिसाब से 18 करोड़ नौकरियां देने की, उनका क्या हुआ? और प्रताप मैं आपसे एक बात जाननी चाहती हूँ, मुश्किल ये है कि पार्टी को प्रवक्ताओं को तथ्यों के साथ भेजना चाहिए। तो जब तथ्यों के साथ प्रवक्ता अपनी बात को पुरजोर ढंग से रख सकते हैं। जी अशोक गहलोत जी कर रहे हैं, श्याम सुंदर शर्मा जी, महंगाई जो है वो ऐसा विषय है जो प्रदेश के और देश के हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। इसी से जुड़ा हुआ है बेरोजगारी। अगर रोजगार होगा तो महंगाई से थोड़ी राहत मिलेगी। प्रताप जी ने जो पर कैपिटा इनकम की बात की वो भी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। लेकिन राज्य सरकार का जो पहला काम है, प्राइमरी काम है, महंगाई से राहत और प्रदेश की जनता को रोजगार पुख्ता करना, उस बात के लिए मुख्यमंत्री को कैंप लगाने पड़ते हैं और बड़े बड़े होर्डिंग लगाने पड़ रहे हैं। पूरे गुलाबी शहर में और प्रदेश में होर्डिंग से बड़े बड़े महंगाई राहत कैंप के, मुख्यमंत्री को उस कैंप में जाना पड़े जो बुनियादी सवाल है, बुनियादी विषय है। इससे की बात नहीं। देखिए श्याम सुंदर जी के पास जा रहे हैं। अरे सुन लो श्याम सुंदर जी बोलिए। देखिए मीना जी, अब मुख्यमंत्री को अपनी मार्केटिंग करनी है, उसको महंगाई राहत शिविर के माध्यम से कर रहे हैं। वो सरकारी साधनों का उपयोग करके वो खुद की मार्केटिंग कर रहे हैं। अब वो कितनी सफल होगी नहीं होगी, खुद के देखिए, जब प्रधानमंत्री जी आए थे उनको सपना आया कि मेरे को फीडबैक मिला है कि अब वो देखेगा जिस तरह से मैंने जो शुल्क लगा रखे हैं बिजली पर विभिन्न प्रकार के, उसको खत्म करना है और 100 यूनिट बिजली सबको फ्री देनी है। चाहे पहले नहीं कह रहे थे, सबको देनी है। अब सुरेश जी लेंगे नहीं लेंगे 100 यूनिट बिजली फ्री है, आज घोषणा कर रहे हैं यहाँ पर
कि नहीं लेंगे। तो ये देखिए, अरे सुन लीजिए सुरेश जी, वो मैंने बिल देख लिया, वो 1 जुलाई से मिलेगी, पहले कैसे मिलेगी? 30 जून से लागू होगी तो 1 जुलाई, अरे सुनिए सही है, आपको 31 जुलाई का जो बिल आएगा उसमें मिलेगा डिडक्शन अगर रजिस्ट्रेशन करा रहा है। आप सुन लीजिए ना, अब देखिए, 31 जुलाई से अरे सुनिए तो सही, सुरेश जी बीच में अरे नहीं सुनिए, बोलने दीजिए उनको। देखिए सुरेश जी मेरी, आप प्लीज। आज देखिएगा कि मुख्यमंत्री जी सालासर में एक शिविर लगा रहे थे विधायकों का, आपको याद हो तो 1 और 2 जुलाई का तय किया था, लेकिन राहुल गांधी और खड़गे साहब ने 1 जुलाई में की दिल्ली में बैठक आयोजित कर ली है, जिसमें देखिएगा कि मुख्यमंत्री जी भी जाएंगे, आपके सचिन पायलट भी शामिल होंगे, हरीश चौधरी भी शामिल होगा, रामेश्वर डूडी भी शामिल होगा, और उसके बाद पीसीसी अध्यक्ष भी शामिल होंगे, प्रभारी और सह प्रभारी। तो इसका मतलब है कि 1 जुलाई को राजस्थान से संबंधित बहुत बड़ा फैसला होने वाला है, उससे पहले कुछ हो जाएगा। उसके बाद तेलंगाना की बैठक अभी चल रही है, अभी हो रहा था कि मुख्यमंत्री दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन आज केवल प्रभारियों की बैठक हो रही है, वहां संदेश मिलने वाला है, कल या परसों तक क्लियर हो जाएगा कि सचिन पायलट किस हैसियत से उस बैठक में शामिल होंगे। तो ये चीजें अब आ रही है जो ये बार बार करे। देखिए ये बात सही है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने जो कोविड का लेकर के सेस लगाया था पेट्रोल और डीजल पर, दोनों ने नहीं हटाया। स्टैंप ड्यूटी पर देखिए अभी भी सेस लगा हुआ है, 30% टैक्स लगा हुआ है उस पर। तो ये हटाने की, जब महंगाई पर राहत देना चाहते हो तो इनको दो। अब आपने सिलेंडर कहा था 76 लाख परिवार है जो कि उज्ज्वला में जो 76 हजार वो है, आपने दिया कितने? 76 लाख थे तो आपने दिया कितने? 14 लाख को दिया। तो इसका मतलब है कि आप केवल रजिस्ट्रेशन इसलिए कर रहे थे कि बजट में पैसा नहीं है, सबको एक साथ देने। बजट का मतलब होता है 1 अप्रैल से लागू हो जाए, जो सुरेश जी कह रहे, सुरेश जी क्योंकि सीए हैं, लेकिन ये बजट ऐसा है कि आपको 1 तारीख से नहीं मिलेगा सब कुछ, वो तो उनके निर्धारित, क्योंकि पैसा नहीं है आपके पास, केवल उन्हीं को मिलेगा जो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। तो इसका मतलब आपने देखिए, एक अभी कहा कि मोबाइल दे रहे हैं 25 तारीख से, 25 जुलाई से महिलाओं को मोबाइल देंगे, लेकिन मोबाइल नहीं देंगे, कैश देंगे। अब उसके बाद देखिए कि सिलेंडर का पैसा दिया है उन्होंने, उनका खरीदो पूरी रेट में, हमसे आप 600 कुछ रुपए सब्सिडी का, अभी देखिए 65 करोड़ रुपया जारी किया था कुछ दिन पहले। तो इस बात से मुख्यमंत्री जी दिखावा ज्यादा करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं देखो मैं दे रहा हूं। अभी आपने फूड पैकेज की बात आ रही है, वो कह रहे 1000 का फूड पैकेज ले लो। श्याम जी मार्केट का नियम है, जो दिखता है वो बिकता है, और क्योंकि पॉलिटिक्स अब मार्केट से कहीं ना कहीं ज्यादा मतलब पूरी तरह से प्रभावित और रन भी उसी से हो रही है। मार्केट का नियम पॉलिटिक्स पे लागू हो रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अगर बीजेपी इवेंट मैनेजमेंट करती है तो इस बात को सबसे ज्यादा सीखा, समझा और कहीं ना कहीं लागू भी किया है, वो कर रहे हैं। इसलिए महंगाई राहत कैंप भी उसी इवेंट मैनेजमेंट का हिस्सा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुरेश गर्ग जी, आखिरी टिप्पणी के लिए आपके पास आना चाहती हूँ, बस समय कम है हमारे पास। तो जो पन्ना प्रमुख की जो बात हो रही है, बूथ प्रमुख की जो बात हो रही है, वो क्या जो उसके इलाके का बूथ का जो वर्कर है, चाहे वो बेरोजगार है, चाहे वो किसी दूसरी परेशानी से जो है सामना कर रहा है और उसका समाधान चाहता है, तो ये जो काम है, मूल बुनियादी काम, इसको थोड़ा बढ़ाएंगे अब? देखिए मीना जी, हमारा प्रमुख और पन्ना प्रमुख एक पन्ने से संबंधित होता है, एक पन्ने में 60 नाम आते हैं, तो उन 60 परिवार 60 घरों से हमको कांटेक्ट करना है एक पन्ना प्रमुख। उसमें हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भी वसुंधरा राजे भी है, चाहे सतीश पूनिया जी है, कोई भी हो। तो पन्ना प्रमुख है कि 60 लोगों से आपको जुड़ना है, 60 लोगों की उनकी समस्याएं सुननी है, उनके पास पहुंचना है, उनकी क्या समस्या है वो पार्टी के पास पहुंचानी, पार्टी उसका समाधान करेगी। ये हमारा पन्ना प्रमुख का है। इसी तरीके से बूथ मैनेजमेंट का है। लेकिन मैं कुछ जो कांग्रेस के प्रवक्ता उसके बारे में भी कुछ जवाब दे दूं तो नहीं, वो छोड़ दीजिए ना, उसकी छोड़ दीजिए। महंगाई के आप मुद्दे में लोग कांग्रेस, आप लोग आपस में एक दूसरे को जवाब क्यों देते नहीं, हैं? वो भारत, उसकी मैं जरूरत तो नहीं इसलिए है कह ना। रहा, नहीं मीना जी, मैं तो सिर्फ इतना सा कह रहा था कि इन्होंने कहा कि हमारे 2014 के पहले 400 रुपए में सिलेंडर देते थे। मीना जी मैं बताऊं, 1241 रुपए का सिलेंडर ये 400 रुपए में देते थे। आप लोग 4 14 करोड़ की फर्जी बजाय 24 कनेक्शन की हमने बात बंद क्यों किए। नहीं करते? आप 24 की बात करिए ना, 24 में कितने नहीं, में देंगे इन्होंने वो बोला बताइए। है, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला साहब 400 रुपए में हम सिलेंडर देते थे। तो 400 रुपए में सिलेंडर में कितना घोटाला हुआ मैं बताना चाह रहा हूँ कि 1241 रुपए का सिलेंडर 400 रुपए में देते थे। घोटाला बाकी का कितने जो का था? डिफरेंस जनता है को उसमें कितने ये में मिलता घोटाला था? करते थे। जनता को कितने में मिलता था?
जनता को 40,000 करोड़ रुपए साल का। अरे मीना जी, 4 करोड़ फर्जी कनेक्शन हमने बंद किए। 4 करोड़ कनेक्शन को आप 12 सिलेंडर के हिसाब से 700 रुपए के हिसाब से भी लगाते हो तो 40,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का ये घोटाला करते थे। वो घोटाला हमने रोका है। आप देखिए देश की हमने रेवेन्यू किस तरह से बचत की है। इनके नेता बोल रहे थे कि 1 रुपया चलते सच्चाई ये है सुरेश गर्ग जी, सच्चाई ये है कि जनता को सिलेंडर 400 में मिल रहा था। कनेक्शन है उसमें से 14 लाख को क्यों पैसा ट्रांसफर किया इन्होंने? 14 लाख को क्यों ट्रांसफर किया, बाकी के लोगों को क्यों ट्रांसफर किया? जवाब दो आप इस चीज का। 70 लाख है ना, 41,000 पशुओं का मुआवजा दिया, 10 लाख पशुओं की यहाँ पे मृत्यु हुई है। अपने राजस्थानी में कहते हैं थूक बिलोई। आप लोग थूक बिलोई में उलझना चाह रहे हैं, हम तथ्यों में बात करना चाह रहे हैं, आज की बात करना चाह रहे हैं। आप लोग एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा के पीछे की बातें कह के वर्तमान से दूर भागना चाहते हैं। सच्चाई और हकीकत तो वर्तमान है। वर्तमान में 4 महीने बाद जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर आप लोग किस तरह से बूथ मैनेजमेंट की कोशिश कर रहे हैं, ये बीजेपी ने आज स्पष्ट कर दिया है। कांग्रेस साफ कह रही है कि वो बूथ मैनेजमेंट में विश्वास ही नहीं करती, इसलिए वो महंगाई राहत कैंप के जरिए जनता को संतुष्ट करने का प्रयास कर रही है। लेकिन मूल बुनियादी मुद्दे जो जनता के हैं वो कितने आप लोग एड्रेस कर पा रहे हैं, सवाल हमारा ये जानने का था। कोशिश की जानने की, आप लोगों ने अपना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हर दिन शाम 6 बजे न्यूज 24 पर हर दिन की जरूरी बात पर 1 घंटे की विशेष चर्चा हमारे साथ आप देखना न भूलें। कल शाम 6 बजे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।